जय हिंद बंद जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस सेशन में आप सभी के लिए जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया है प्यारे साथियों। जितने भी जीके एंड जीएस का प्रश्न है इस वीडियो में कवर किए हैं और इसमें आप सभी को 50 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों। और यह प्रश्न हम आप सभी को सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी जो है वह बहुत बेहतर तरीके से हो पाए, ठीक है। और ये जो 7 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, इसमें जो है यह वीडियो जो है वह रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सैन्य विद्रोह के समय जो है वह भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो है वह सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे प्यारे साथियों, ठीक है, भारत के प्रथम। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वह 1848 से लेके 1856 के बीच जो है वह लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। और यह अपने कार्यकाल में जो कि रेल सेवा और डाक सेवा को प्रारंभ किए थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कराती है? तो वह कौन सी संस्था जो है वह भारत के केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक ऋण का जो कि प्रबंधन कराती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत के केंद्र और राज्य सरकार को सार्वजनिक ऋण का जो है वह प्रबंधन कराती है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल जो कि 1934 ईस्वी में जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। किस युद्ध के बाद बंगाल के क्षेत्र में पैर जमाने का मौका मिला? तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें बंगाल के क्षेत्र में जो है वह अंग्रेज जो थे वह पैर जमाने का पूर्ण रूप से मौका मिला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी युद्ध के बाद जो है वह बंगाल के क्षेत्र में जो है वह अंग्रेज जो थे वह पैर जमा लिए थे प्यारे साथियों, ठीक है। और यह प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो यह 1757 ईस्वी में जो है वह प्लासी युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बक्सर युद्ध दिया हुआ है। तो बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में जो है वह बक्सर युद्ध हुआ था प्यारे साथियों। और यह बक्सर युद्ध के बाद जो है वह पूरे भारत में अंग्रेज का पूरी तरह से पैर जमा लिए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है वह भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, अनुच्छेद 75 के तहत जो है वह भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 जो है वह राज्यसभा के बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 80 प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 32 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो 32 है इसे हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा के नाम से जो है वह अनुच्छेद 32 को जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो है प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के दौरान हुआ था? तो जब खजुराहो का मंदिर निर्माण हो रहा था उस समय कौन से जो है राजवंश का निर्माण जो थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, जो कि
चंदेल राजवंश जो थे वह खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 6ठा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। नुआखाई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है? तो नुआखाई जो है वह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि उत्सव के रूप में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी। उड़ीसा में जो है वह नुआखाई मनाए जाने वाला कृषि उत्सव के रूप में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है असम। तो असम जो है यहाँ का एक सबसे फेमस नृत्य है, वह कौन सा है? तो बिहू नृत्य जो है यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुजरात दिया हुआ है, तो गुजरात में जो है वह गरबा सबसे फेमस नृत्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है वह किस जगह दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है वह किस जगह दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। श्रावस्ती में जो है वह गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश जो है वह सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने का पहला राज्य बना था? तो वह कौन सा राज्य था? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए। हैदराबाद जो है वह अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह किस अनुच्छेद के तहत आएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुच्छेद 63 के तहत जो है वह उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार्बैट्रिक में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बैट्रिक में जो है वह कौन सा अम्ल को प्रयोग किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह कार्बैट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो यह किस अनुच्छेद के कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि अनुच्छेद 64 जो है वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है वह पदेन सभापति होगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 12 पर ध्यान देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सा है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुल्लर झील जो है वह भारत का सबसे ताज़े पानी का झील है प्यारे साथियों, और यह झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 13 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, जो कि वारेन हास्टिंगटन के समय जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि 14 पर ध्यान देंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है वह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस यूरोपियन शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो किस यूरोपियन शक्ति द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि सर्वप्रथम
पुर्तगाली जो थे वह सर्वप्रथम भारत में व्यापार खोले थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो हम लोग 16 पर ध्यान देंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, ज्योतिबा फुले जो थे वह सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। 1873 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, तो यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो कि राजा राम मोहन राय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित था? तो पंचायती राज जो व्यवस्था वह किस सिद्धांत पर आधारित था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है वह पंचायती राज व्यवस्था जो है वह आधारित था प्यारे साथियों। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। आत्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा समाज के जो संस्थापक थे वह जो कि राजा राम मोहन राय थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद, तो यह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे जो कि स्वामी विवेकानंद प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दयानंद सरस्वती, तो यह आत्मा समाज के संस्थापक थे। आत्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह दयानंद सरस्वती थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 19 पर ध्यान देंगे। तो चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार की जंगल प्रयुक्त होता है? तो चंदन के पेड़ के लिए जो है वह किस प्रकार की जंगल प्रयुक्त होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो पेड़ है, जो जंगल है, वह चंदन की लकड़ी के लिए प्रयुक्त होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 20 पर ध्यान देंगे। तो सोमेश्वर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में जो है वह सोमेश्वर अभ्यारण्य स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, और यहीं पे जो है वह बांदीपुर अभ्यारण्य भी स्थित है कर्नाटका में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 21 पर ध्यान देंगे। तो मार्लो मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो मार्लो मिंटो जब सुधार एक्ट आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो जो थे वह मार्लो मिंटो सुधार एक्ट के समय जो है भारत का वायसराय थे प्यारे साथियों। और यह अधिनियम कब आया था? तो 1909 ईस्वी में जो है यह मार्लो मिंटो अधिनियम एक्ट आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में है निम्नलिखित में से निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, अरुणाचल प्रदेश जो है वह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर बोले अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता जो कि ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है वह अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है उसका शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए जो है वह नीति निर्देशक तत्व को जो है वह लागू किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से किसने होम रूल का दूसरा चरण शुरू किए थे? तो होम रूल का जो है वह दूसरा चरण किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट द्वारा जो है वह होम रूल का दूसरा चरण शुरू किया गया था। होम रूल का पहला चरण किसने शुरू किया था? तो यह बाल गंगाधर जो तिलक थे वह होम रूल का पहला चरण जो है वह शुरू किए थे प्यारे साथियों। और यह होम रूल जो कि 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे जो है वह अयोध्या बसा हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कलकत्ता जो है वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है प्यारे साथियों। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो प्लासी के युद्ध में जो है वह सिराजुद्दौला का हारने का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना में युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस कारण जो है वह सिराजुद्दौला हार गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत जो है वह सबसे पुराना पर्वत के रूप में जाना जाता है और यह राजस्थान में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 28 पर ध्यान देंगे। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वह साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है और भारत के किस राज्य के साथ वह सीमा साझा करता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी सी हो जाएगा। बिहार में जो है बिहार को जो है वह बांग्लादेश जो है वह अपनी सीमा साझा करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है हम लोग 29 पर ध्यान देंगे। तो पारा थर्मामीटर का आविष्कार कौन किए हैं? तो पारा थर्मामीटर का आविष्कार जो है कौन किए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डेनियल जो कि फारेनहाइट है, जो कि पारा का थर्मामीटर का आविष्कार किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, फारेनहाइट जो है डेनियल फारेनहाइट जो है वह पारा थर्मामीटर का आविष्कार किए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या कितना था? 31.16% जो था वह नगरीय जनसंख्या था प्यारे साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो 68% जो है वह ग्रामीण जनसंख्या था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से चीन कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन जो है वह कितने देशों के साथ सीमा साझा करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चीन जो है वह 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वह कौन कौन सा है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान और नेपाल, ये 14 देश के साथ जो है वह चीन अपनी सीमा को साझा करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के सिक्किम राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत का जो है सिक्किम राज्य जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करेगा। तो चीन के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है, नेपाल के साथ भी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है 33 पर ध्यान देंगे। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव जो है वह क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वैश्विक तापमान में वृद्धि, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सागर तापमान में वृद्धि बिल्कुल गलत। नदी के और झील के तापमान में वृद्धि, तो यह बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि वैश्विक तापमान में वृद्धि बताता है हरित गृह प्रभाव। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 34 पर ध्यान देंगे। कलिंग युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? तो कलिंग युग की जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि गिरनागर अभिलेख से जो है और कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस शासन के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता था? तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल में माना जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, शाहजहाँ के काल में जो है वह मुगल का स्वर्ण युग माना जाता था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जैन धर्म के विनाश का कारण क्या था? तो जैन धर्म का जो है विनाश के कारण क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कठिन भाषा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर नियम, ये भी सही हो जाएगा। निर्वस्त्र, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी
तीनों जो है वह जैन धर्म के विनाश का कारण बना था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, इंद्रावती, प्रणेता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियाँ हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को जो है वह इंद्रावती और प्रणेता और सबरी, ये तीनों नदियाँ जो हैं वह गोदावरी की उपनदियाँ हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी महावीर का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में जो है वह स्वामी महावीर का जन्म हुआ था प्यारे साथियों। और यह स्वामी महावीर जो है वह जैन धर्म का 24वें तीर्थक के रूप में थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि हम लोग 39 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय ने जहाज से गोली चलाने का आदेश दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वह भारतीय वायसराय थे जो जहाज़ से गोली चलाने का जो है वह आदेश दिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 पर ध्यान देंगे। तो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर विमान से जो है वह भारत की एक प्रमुख योजना उड़ान जो है वह संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या था? तो नीति आयोग का जो है पूर्ण नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वह नीति आयोग का पूर्ण नाम था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 में जो है वह नीति आयोग को गठन किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटिंग ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 3D पोस्ट प्रिंटिंग जो है सर्वप्रथम कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में जो है और भारत के पहले 3D पोस्ट प्रिंटिंग ऑफिस की उद्घाटन किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वैदिक घड़ी का जो उद्घाटन है वह कहाँ पे किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में जो है वह वैदिक घड़ी को उद्घाटन किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो यह 1760 ईस्वी में जो है वह बांडीवास का युद्ध हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1556, तो यह पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वह 1556 में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। G20 2023 जो कि भारत में हुआ उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था जो कि एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य जो है इसका थीम था प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो कि 46 पर ध्यान देंगे। GST एक कैसा कर है? तो GST एक प्रकार का कैसा कर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GST एक प्रकार का जो है वह अप्रत्यक्ष कर है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीतनाथ जो थे वह जैन धर्म के दूसरे तीर्थक के रूप में थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे पारसनाथ दिया हुआ है, तो यह 23वें तीर्थक के रूप में जो थे वह पारसनाथ थे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में जो है वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठरी खोली गई थी प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल के गद्दी पर कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, अकबर जो थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जब स्थापित हो रहा था तो उस समय जो कि मुगल के गद्दी पर थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 50वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा स्पीकर जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, फाहियान द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है। तो फाहियान द्वारा जो है वह लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि फो क्यू की जो है वह फाहियान द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सी यू की, तो यह जो है वह ह्वेन-सांग द्वारा लिखा गया जो है वह ह्वेन-सांग द्वारा पुस्तक का लिखा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, इंडिका जो है वह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।